अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई शाहिद इकबाल समू। आज मैं आया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस तरह के टॉपिक्स मैं बार बार डिस्कस किया करूँगा अपनी सारी कम्युनिटी के साथ जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है अपनी प्रोफेशनल कैरियर को, या जो कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया जब मैंने इंप्लीमेंट की ये सारी चीज़ें अपनी थ्रू आउट अपने कैरियर के अंदर। तो मुझे ज़्यादा बूस्ट मिला है, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। क्वेश्चन आता है काफ़ी लोगों की तरफ से कि क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी लोगों ने 2019 में मेरे साथ स्टार्ट किया था, अभी भी उनकी जर्नी को और अगर मेरी जर्नी को देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। फिर वो मुझसे सवाल आके करते हैं ना कि क्यों आप और मैं, हम दोनों ने एक रेस लगाई, एक ही दिन पे हम स्टार्ट हुए, आप थोड़ा सा हमसे आगे क्यों हैं? तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे इम्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं ये हर किसी को पता होनी चाहिए, इन चीज़ों की एजुकेशन देना ज़रूरी है ताकि आप इन चीज़ों पर सोचें और वो चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर लेके आए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकें अपने इन प्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर। तो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस वाला, उसके बाद हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्रोथ पे हमने बात की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्टिव, हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव, हम किस तरह से प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अच्छा, मैं तो हमेशा जो भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ मैं उसमें लाजमी कॉन्टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये मेरी आप आदत समझ लें, या मुझे लगता है कि नहीं कॉन्टेक्स्ट लाजमी होना चाहिए। इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या जिसको हम बोलेंगे बैचलर्स या मेरी ग्रेजुएशन जो है वो बायोकेमिस्ट्री में है, और मैंने बायोकेमिस्ट्री में बैचलर्स किया, बायोकेमिस्ट्री में एमफिल किया। कैंसर पे रिसर्च किया करता था एट दैट टाइम, और मैं बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो खैर मेरे जो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, और वो जो है वो एक बेस सब्जेक्ट है मेडिकल साइंसेस के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के अलावा डॉक्टर कुछ भी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री के अलावा फार्मेसी कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल बायोकेमिस्ट्री का दो बुक्स हैं, एक सत्यनारायण ऑथर है एक बुक का, और दूसरी बुक का नाम है लेंजर्स। तो इन दोनों बुक्स में हमने पढ़ा था कि इंसान जो है वो 40 साल तक जिंदा रहता है अपनी मदर फीड पे। मतलब जो पहली बार जब वो फीड करता है अपनी माँ को, तो वो जो पहला दूध उसको मिलता है वो उस दूध पे 40 साल तक बीमारियों से लड़ता है। ये जो हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं ना, बड़ी सर ऊंचा होता है और हर किसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जज्बा बड़ा होता है हमें, तो इन सब के पीछे वजह वो माँ का पहला दूध होता है जो हमने पिया होता है। और 40 साल के बाद हम सरवाइव करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, सब कुछ वो जो कुछ हमने 40 सालों में खाया है। तो अब यहाँ से ये साबित होता है, बल्कि आप मैंने काफ़ी सारे स्पीकर्स को भी सुना है और काफ़ी आर्टिकल्स भी इस पे पढ़े हैं, तो साबित ये होता है कि इंसान जो है वो 40 साल तक मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, मतलब पीक होती है आपकी। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी का ग्राफ बनाए तो आपका ग्राफ यूं ऊंचा जाता 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 40 ईयर्स पे जाके ब्रेक मारता है, और वहां से हमारा वापस डाउनफॉल, प्रोडक्टिविटी का डाउनफॉल शुरू होता है। जो हमारी पीक है प्रोडक्टिविटी की वो 40 ईयर्स तक है, हम उसमें बड़े तगड़े भी होते हैं। तो उस प्रोडक्टिविटी को हम खुद खराब करते हैं, ठीक है। जबकि सोशल साइंस और साइंस जो है वो ये प्रूव करती है कि हर इंसान की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो सेम है, 40 ईयर्स तक आप उतने प्रोडक्टिव रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी उस प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करते जाते हैं, करते जाते हैं, की वजह से हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते, हम वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं कि मुझे ये अचीव करना, ये मेरा गोल है, मेरा सक्सेस गोल ये है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो सेम केस इधर भी है, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किन वजूहात, जो मेजर वजूहात हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, वो कौन से मेजर सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। और मैंने बड़ा सोचा है और काफ़ी लोगों से मिला, उनसे सवालात किए हैं, तो मुझे ये चार मेजर कॉमन सोशल फैक्टर्स मिले हैं। उसके बाद उसके अलावा भी काफ़ी सारे होंगे और हैं भी, लेकिन मैं मेजर पे बात करूंगा जो कि कॉमन पाए गए सब में। सबसे पहला फैक्टर नौजवान हम जो है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है वो है कर्जा, इन डेप्थ। कर्जा जो है वो मर्ज है, और ये वो बीमारी है जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करती है आपकी प्रोडक्टिविटी को। अब आप अगर 20 साल के बच्चे हैं या आप 30 साल के नौजवान हैं, आप अगर कर्जा लेते हैं तो ये जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, 40 ईयर्स तक आप खुद को ग्रो कर सकते हैं ना। तो वो 40 ईयर्स तक जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं जिसमें आप सब कुछ वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाते। फिर हम लैम एक्सक्यूजेस की तरफ चले जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो एक मेजर फैक्टर है वो कर्जा है। हम कर्जा ले लेते हैं, और जब आप कर्जा लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 50% तक डाउन चली जाती है। अच्छा, कैसे? मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने सन 2020 में क्योंकि मेरी शादी हो रही थी तो मुझे हनीमून पे जाना था। मैंने कहा कि नहीं यार, हनीमून पे मैं अपनी गाड़ी पे जाऊंगा बाय रोड। तो अपनी गाड़ी लेनी थी और जेब में थे 6 लाख रुपए, और जो गाड़ी मुझे पसंद थी उस वक्त वो थी अल्टो टर्बो RS, और वो 18 लाख की मिल रही थी। तो 6 लाख रुपए एडवांस देके मैंने डेप्ट पे गाड़ी उठाई, 6 महीने के कर्जे पे। मैं 6 महीने पे ये उधार चुका दूंगा, क्योंकि उस वक्त जो मेरी
स्टेबिलिटी थी, इनकम स्टेबिलिटी, वो मंथली तकरीबन मैं 5-6 लाख रुपए बिल्कुल आसानी से कमा लेता था। लेकिन इंसान जो है वो कभी भी सर्टेन नहीं होता फ्यूचर के बारे में। आप सर्टेन नहीं हो सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसमें सबसे कॉमन ये है कि मैं अभी इस वक्त इस पल आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पता मैं अगले पल ना रहा हूँ। तो ऐसे हजारों फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं और आप फ्यूचर को कभी भी सर्टेन नहीं कर सकते। क्या पता मेरी इनकम अगले महीने से ये ना हुई तो ये वही कर्जे हैं, ये बेसिकली ये कैद है। और ये जो है ना, ये बेड़ियां हैं, ये जो आपके पाँव में आप खुद लगाते हैं और उस चीज की वजह से आपको फिर फ्यूचर में काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो बहरहाल मैंने कर्जा लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने शादी की, मैं हनीमून पे चला गया। ये गाड़ी लेने से लेके हनीमून से वापस आने तक मेरे 3 महीने गुजर गए। अब क्योंकि इन 3 महीने में मैंने काम तो वैसे भी नहीं किया, एंजॉय किया, शादी की तैयारी की, हनीमून किया, ये किया वो किया। 3 महीने बाद जब आया तो मेरे पास बाकी बचे थे 3 महीने। अब जैसे टाइम जो मैंने लिया हुआ था वो आधा जब रह गया तो अब मेरे दिमाग में ना चाहते हुए भी क्लिक होना स्टार्ट हो गया कि मुझे पैसे देने। जब से ये क्लिक होना स्टार्ट हुआ, वहां से जो ब्रेन मेरा जो था वो फुली फोकस्ड था, अटेंटिव था अपने काम की तरफ। अब उसमें एक बैरियर आ गया, एक खलल आ गया, दिमाग का एक पोर्शन चला गया ये सोचने में कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कर्जा उतारना है। तो वहां से मैंने देखा कि मैं अगले 3 जब तक मैंने कर्जा, हालांकि वो कर्जा मैं नहीं उतार पाया 3 महीने में, मैं उसको अगले 8 महीने तक ले गया। मेरी अर्निंग्स कम हो गई, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा था मैं नहीं बढ़ पाया। ये मेरी पहली मिस्टेक थी अपनी लाइफ में। और मैं अगले 6 महीने तक इस चीज को झेलता रहा और इस परेशानी की वजह से मैं अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे चिड़चिड़ा होने लगा, डिप्रेस होने लगा। ऑटोमेटिकली मेरे वर्क पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मैं नहीं काम जितना मैं कर पाता था उतना मैंने नहीं किया। तो सबसे पहली जो प्रोडक्टिविटी में रुकावट मुझे आई और जो कि तकरीबन 52% लोगों को दुनिया में आती है, वो कर्जा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड करें, कर्जा नहीं लें अर्ली एज में। अगर बिल्कुल कोई ऐसा डिजास्टर नहीं आ जाता, ऐसी कोई कुदरती आफत नहीं आ जाती कि आपको करना ही करना है, तो तब तक कर्जा लेने की आदत है भी तो निकाल दें और कभी भी नहीं लें। जितना है उसमें गुजारा कर लें। तो दूसरा बड़ा सोशल फैक्टर ऐसे कौम हम में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ, मैं इस बात पे गारंटी है, इस बात पे मैं श्योर हूँ कि मैंने कभी भी ये आदत मुझ में नहीं है और उसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया है। मतलब जब मेरे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो, जब उनमें मैं देखता हूँ कि वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी लॉस करते हैं अपना, वो है एक्सपेक्ट करना। तो कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करें, रियलिस्टिक रहें। प्रैक्टिकल बंदा जो होता है, और अगर आप मर्द हैं या ब्रेड विनर हैं, भले औरत हैं लेकिन अपने घर की ब्रेड विनर है, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें किसी से। प्रैक्टिकल रहें, रियलिस्टिक रहें। मेरी टीम के अंदर ही मेरे पास अगर 53 बंदे हैं तो मैं उनसे क्लियर हूँ। मुझे पता है कि कभी भी कोई भी जा सकता है और कभी भी कोई भी जवाब दे सकता है। कभी भी कोई भी मेरी टीम का हिस्सा नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। मैं क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता हूँ और मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उस पर रिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। एक्सपेक्ट नहीं करें किसी से भी। एक्सपेक्ट करेंगे तो रिलाई करेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे और जब डिपेंडेंट हो गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी अगेन डाउन हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस गर्ज नहीं रखनी, क्योंकि जब आप गर्ज नहीं रखते तो आपको पता होता है कि आई एम द ओनली वन, और मैं ही हूँ जो अपनी डेस्टिनी को सेट करता हूँ और मैं ही हूँ जो अपनी डेस्टिनी को अचीव करूंगा, वहां तक पहुंचूंगा। तो जब आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो आप जितनी भी आपके अंदर पोटेंशियल है वो आप सारी पुट करते हैं और उस चीज को अचीव करते हैं जो आपको चाहिए, आपका गोल। अगर एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, कर्जा भी लेने की आदत है, उसके अलावा फिर तीसरी चीज, क्योंकि ये जो 3-4 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये 4 चीज़ आप में हैं और आप जाके ये रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेट करें, या कि ये 4 चीज़ें जिस भी बंदे में हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ आप जाके ये ज़रूर इस वीडियो के बाद ये चेक कीजिएगा। तीसरा बड़ा जो फैक्टर है, सोशल फैक्टर जिसको बोले हम, या जो बीमारी हम में है, वो है हम ओवर कमिट करते हैं। ओवर कमिटमेंट सबसे बड़ा डिजास्टर है, आपको पता है। ओवर कमिटमेंट जो है वो आपको डुबो देती है। कमिटमेंट करने का क्या तरीका है, मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। आप कमिटमेंट सिर्फ उस चीज की करें वो जिस पे आपका एटलीस्ट, लेट सपोज मैं अभी इस स्टेज पे बैठा हूँ, 30 ईयर्स मेरी एज है और मेरी एक नीश है, ई कॉमर्स पे मैं काम कर रहा हूँ। तो जितना मुझे अपना एक्सपीरियंस है, लाइफ जो मैंने गुजारी है उसमें जितना भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैं कमिटमेंट अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे करूंगा, फुल स्टॉप, जितना आज तक मैंने किया है। अगर आप ओवर कमिट करेंगे, ठीक है, जो कि हम एक्साइटमेंट पे आके ओवर कमिट कर देते हैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के, तो ओवर कमिट जब आप करते हैं तो देन यू हैव टू डिलीवर व्हाट यू हैव
कमिटेड। सर्विसेज के बिजनेस के अंदर या इवन गुड्स के बिजनेस के अंदर जब आप दिखाते कुछ और हैं और डिलीवर कुछ और करते हैं तो आपको सबसे बड़ी चमाट पड़ती है। कमिटमेंट हमेशा कम करें, हाँ डिलीवर उससे ज्यादा करें, ये आपको बूस्ट करेगा आपके कैरियर के अंदर। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मुझे अगर लेट सपोज मुझे इरफान को, मुझे साहिर को अगर मुझे कुछ डिलीवर करना है, ठीक है, वो काम है, वो पैसे हैं, वो XYZ दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, मुझे पता है कि मैं ये 40 दिन में कर सकता हूँ। ये मैं अब तक के अपने तजर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि मुझे इतनी कैपेसिटी है, मेरे पास इतना दिन में टाइम है, मैं इतना काम कर सकता हूँ और मैं ये काम जो ये दे रहे हैं वो मैं 40 दिन में कर सकता हूँ। तो भी मैं ओवर कमिट तो क्या, मैं जो एग्जैक्ट चीज है वो भी उसकी कमिटमेंट भी नहीं करूंगा। मैं उनके साथ 40 दिन के बजाय कमिटमेंट करूंगा 60 डेज की, 20 दिन ऊपर। हाँ, अब इसमें अगर मेरा सितारा चमक जाता है, मुझे ज्यादा टाइम मिल जाता है, मैं ज्यादा जल्दी से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ, क्या पता कि 40 दिन मेरे जहन में था, 60 दिन मैंने आपको दिया और मैं डिलीवर कर दूं 25 to 30 डेज में। अब आप मुझे बताएं एज ए क्लाइंट, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मुझसे कितना खुश होंगे? चांसेस हैं कि आप मुझे बोनस पे करें, चांसेस है आपका और मेरा रिलेशन जो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन अगर आप ओवर कमिट करते हैं, लेट सपोज एक काम आपको पता है कि आपके तजर्बे के मुताबिक आप कर ही 40 दिन में सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्लाइंट बहुत बड़ा है, पैसे अच्छे पे कर रहा है, जाना नहीं चाहिए, भागे नहीं, मैं ये आपका काम 20 दिन में कर दूं। नो नो नो, दिस इज नॉट अ वे। बी रियलिस्टिक और ना बोलना सीखें। अगर आप उसको 20 दिन बोलेंगे, आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपने कभी जिंदगी में 20 दिन में ये काम नहीं किया है, आप फंस जाएंगे। और जहाँ पे कमिटमेंट खराब हुई, बिजनेस कमिटमेंट की बेसिस पे होता है। कमिटमेंट खराब मतलब आपका लॉन्ग टर्म जो गोल सेट है आप उसको अचीव नहीं कर सकते। कर्जा नहीं लेना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, ओवर कमिट नहीं करना है। चौथा बड़ा रीजन जो हमारी प्रोडक्टिविटी को हिट करता है, वो चौथी चीज है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं एडवांस। वो रिलेशंस है, वो कोई आपकी सोशल कमिटमेंट है, वो कोई आपकी वर्क रिलेटेड कमिटमेंट है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, आज आपके जो सिचुएशन है, लेट्स सपोज मेरी आज सिचुएशन ये कि मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, गाड़ी है, अच्छा घर है, सब कुछ, ये मेरी करंट सिचुएशन है। इस सिचुएशन की बुनियाद पे, क्योंकि फ्यूचर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, अल्लाह जानता है। और करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा दूं कि या मैं पेपर साइन कर दूं कि भाई ये जो फला बंदा है, ये जो फला घर है, इसको सारी जिंदगी इसके बच्चे में पढ़ाऊंगा और इनका खाना मैं दूंगा, इनका घर चलाना मेरा काम है। मैंने कर दी कमिटमेंट, अब मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब आप जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इस सोसाइटी के अंदर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है, क्योंकि आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा दाग आता है। अब आप उस क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, और जब फ्यूचर में आपकी सिचुएशन चेंज हो गई, आप ना नहीं कर सकते, आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते मजीद, लेकिन क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते जाएंगे और यूं आप डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। तो कभी भी, चाहे आप चंगेज खान हैं या सिकंदर आजम है, बिल गेट्स हैं या एलॉन मस्क हैं, कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की एडवांस में नहीं लेनी चाहिए। बोलो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ना बोलना सीखें। ना, ये जो ना है ना, जो हम कभी बोलते ही नहीं है, ये ना आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, ये ना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, ये ना आपके पता नहीं कितने अपकमिंग या जिसको फोरसीन किया कर सकता है बंदा, जो वो इश्यूज रेज होने वाले हैं उनको वहीं से जड़ से खत्म कर देता है। ना बोलेंगे, फिल वक्त आपको तकलीफ होगी, फिल वक्त आप कोई चीज खो देंगे, लूज करेंगे, लेकिन ये ना आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत फायदा देगी। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसमें ये चारों चीजें हैं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है, एक्साइटमेंट में आके कमिटमेंट कर देता है, और कर्जा लेने की भी उसमें आदत है, और प्लस में वो एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करता है लोगों से, अगर ये 4 आदतें आप किसी में देखो और फिर वो मुझे कमेंट करना कभी भी जिंदगी में, जब भी आप ये वीडियो देखें या कभी भी अगर आपको ऐसा बंदा टकराए जिसमें ये चारों चीजें हो और वो सक्सेसफुल हो, तो मुझे लाजमी बताना कि शायद भी आप गलत थे। ये 4 चीजें नहीं करें, सेट रखें जहन में, ये बात याद रखें जो मैंने साइंस कहती है कि आप 40 साल तक मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है, आप ब्रेन से और आप जिस्मानी तौर पे बहुत बुर्दबार और बहुत ताकतवर होते हैं। तो अपनी इस चीज को, अपनी इस एज को, इस एज की एज ले, अपनी इस एज को यूटिलाइज करें, बजाय इसके कि आप अपनी ग्राफ को 40 से पीक तक जाने से पहले आप उसको डाउन लेके आए, बजाय इसके आप उस जो पीक है उस पीक से भी ऊपर लेके जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सजेशन या ये जो आज बात मैंने कही है ये आपको समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं भी समझ आई तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ आई है तो लाजमी कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। जो भी आपको इश्यूज अगर आ रहे हैं लाइफ में और जो आपको लगता है कि मैं एड्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एज 30 ईयर्स है और मेरा लिमिटेड सा तजुर्बा है, तो उसके हिसाब से मैं जितना भी आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा कंटेंट लेके आ सका तो मैं जरूर वो आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे कि हु इज़ शाहिद, उसका क्या विजन है और वो अभी क्या कर रहा है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। हम शाहिद इकबाल समो को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।